नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौटिल्य के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने बताया था सबसे पहले कि कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य क्यों पड़ा। ठीक है, फिर हमारे लिए कौटिल्य क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कल आपसे बताया था कौटिल्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। कौटिल्य से ही हमने बात शुरू करी थी। उसके बाद हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताया था आपको। कौटिल्य से संबंधित एक बहुत ही प्यारी कहानी मैंने आपको बताई थी। कहानी इसलिए समझाई थी ताकि आप समझ सकें कि कौटिल्य का नाम अच्छी कूटनीति के कारण पड़ा था, अच्छे ज्ञान के कारण पड़ा था, और अपनी कूटनीति का प्रयोग सिकंदर के सामने किस तरह से कौटिल्य ने किया था सॉरी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, राज्य से संबंधित बहुत सारे विचार हमने दिए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य, राज्य का सावयव स्वरूप, सप्तांग सिद्धांत। जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी हैं, मेरे पहले वाले वीडियो में कौटिल्य पार्ट 1 में आप सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बातें मैंने आपको बताई थी। राज्य का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बताया था। सावयव सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत के बीच में क्या अंतर है मैंने आपको बताया था। सावयव सिद्धांत में सीधा सीधा शरीर के अंगों से केवल तुलना की जाती है, जबकि सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जिनकी तुलना की जाती है उन्हीं को विस्तारित रूप से वर्णित किया जाता है। ठीक है, ये मेन अंतर था। सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। सप्तांग सिद्धांत के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अमात्य को क्या होता है, जनपद के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं, किला दुर्ग के बारे में हमने चर्चा करी थी। आपको 3 तरह के दुर्ग बताए थे, औधक दुर्ग बताए थे, धानवन दुर्ग बताए थे, पर्वतक दुर्ग बताए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बताई थी, और आपको साथ में ये भी बताया था कि इनसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आलोचना वाला पार्ट भी हमने कल किया था। ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 मिनट। आलोचना वाली चीजें हमने आपको बताई थी सारी चीजें। ठीक है, एक एक बिंदु हमने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौटिल्य के कूटनीतिक सिद्धांत। कूटनीतिक सिद्धांत या इसी को विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ना है सबसे पहले उसके बारे में जान जाते हैं। मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, उसके बाद षटगुण सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, कूटनीति आचरण या चतुर्गुण सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, फिर गुप्तचर सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये जिस क्रम में लिखे हुए हैं ये 3 नंबर तक। ठीक है, पहले हम मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे। मंडल सिद्धांत को ही ऐसा समझ लीजिए कि प्रबंधन करने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, क्या आया प्रबंधन करने के लिए आया आपका षटगुण सिद्धांत। ठीक है, षटगुण सिद्धांत भी आपको याद रखना है। उसके बाद षटगुण सिद्धांत के बाद कूटनीति आचरण, किस तरह से षटगुण सिद्धांत पर यदि हम कूटनीति आचरण को व्यवस्थित तरीके से लगा दें तो कैसे सफलता मिलेगी। और कूटनीति आचरण का मतलब क्या है, जो 4 चतुर्गुण बताए गए हैं कौन कौन से हैं, साम, दाम, दंड, भेद, जो आप अक्सर अपने स्टेटमेंट में दूसरों को समझाने के लिए करते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसका अर्थ ना पता हो। आज ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अंतिम चर्चा करने वाले हैं हम गुप्तचर के रूप में। किसकी चर्चा करने वाले हैं, गुप्तचर के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडल सिद्धांत की। मंडल सिद्धांत आप पढ़ें उसके पहले 2 बातें आपको याद रखनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देता हूं टॉपिक शुरू करने से पहले। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है, पहला कीवर्ड ये है कि मंडल सिद्धांत में आपको याद रखना है कि राज्य विस्तार के लिए ये लाया गया। किसके लिए लाया गया, तो राज्य विस्तार के लिए मंडल सिद्धांत लाया गया। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज रखनी है आपको अंतरराज्यीय संबंध। क्या, अंतरराज्यीय संबंधों के बीच में मंडल सिद्धांत प्रमुख भूमिका निभाता है। अब अंतरराज्यीय संबंधों को कैसे समझ सकते हैं आप, अंतरराज्यीय संबंधों को ऐसा समझिए कि जब कौटिल्य मंडल सिद्धांत बना रहे थे उस समय
मगध क्या था कि अपने आसपास के राज्यों को ही जीतने की कोशिश करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब तो भारत एक हो गया है। ठीक है, उस समय पर क्या था, अलग अलग राज्यों में डिवाइड था। तो मंडल सिद्धांत किसमें काम करता है, अलग अलग राज्यों के, मतलब भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य थे उन्हीं के आधार पर काम करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मंडल सिद्धांत भारत और रसिया के लिए काम करेगा, भारत और चीन के लिए काम करेगा, भारत और पाकिस्तान के लिए काम करेगा। मंडल सिद्धांत भारत के अंदर ही जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हीं के लिए काम करेगा। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत को पढ़ते समय, कौटिल्य को पढ़ते समय ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, अब जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ये दो चीजें आप दिमाग में बिठा लीजिए। मंडल सिद्धांत, पूरे मंडल सिद्धांत को इन्हीं आधार पर आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मंडल सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आता है बिजुगिसु। क्या आता है, बिजिगिसु आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें कभी कभी बड़ी जी भी होती है और छोटी जी भी होती है, तो बिजिगिसु इसके अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले आप बिजिगिसु को समझ लीजिए क्या होता है। बिजिगिसु हमेशा केंद्र में रहता है। किस में रहता है बिजिगिसु, हमेशा केंद्र में रहता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बिजुगिसु हमेशा राज्य विस्तार की बातें करता है और राज्य विस्तार का प्रयास करता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। मंडल मतलब तो समझ में आ गया होगा कि कुछ राज्यों का समूह होता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने भी एक ऐसे ही मंडल का किया जिसमें 12 राज्य होने की बात कही गई है। हालांकि ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, 12 राज्यों से कम राज्यों का भी एक मंडल हो सकता है, 12 राज्यों से अधिक का भी एक मंडल हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा हम समझेंगे तो 12 राज्य इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बिजिगिसु कौन होता है, बिजिगिसु केंद्र में होता है हमेशा। ठीक है, मतलब दूसरे राज्यों से शक्तिशाली राज्य होता है। और राज्य विस्तार की बात कौन करेगा, राज्य विस्तार की बात वही करेगा जो क्या होगा, जो शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बिजुगिसु जो है वो शक्तिशाली राज्यों में से आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा बिजुगिसु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है, अब क्या होता है कि बिजुगिसु के कुछ सामने वाले राज्यों को मिलाकर मंडल बनाया जाता है और बिजुगिसु के कुछ पीछे वाले राज्यों को मिलाकर मंडल बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बीच में कौन होता है, बिजुगिसु होता है। ठीक है, अभी 1 मिनट मुझे बनाने दीजिए, फिर बताता हूं मैं अच्छे से। ठीक है, एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया और एक राज्य ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। बिजुगिसु के सामने वाले राज्य, एक राज्य ये हो गया। अब सामने वाले राज्यों में आपको एक चीज ये याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है कि ये जो सामने वाले राज्य होते हैं इसमें अब कैसे कैसे राज्य होंगे। हमेशा कौटिल्य ने बोला है कि बिजुगिसु के मतलब पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा शत्रु होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्रम याद रखना है, शत्रु होते हैं, उसके बाद मित्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से शत्रु होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मित्र होते हैं। ठीक है, शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं और फिर से उसके बाद शत्रु होते हैं। ठीक है, यह क्रम ऊपर के राज्यों में भी लगेगा, मतलब बिजुगिसु के बाद शत्रु होगा उसके तुरंत वाला राज्य, उसके बाद मित्र होगा, उसके बाद शत्रु होगा, उसके बाद मित्र होगा और फिर से शत्रु होगा। यह क्रम आपको सामने वाले राज्यों के लिए भी याद रखना है और बिजुगिसु के जो पीछे वाले राज्य होते हैं उनके लिए क्या क्रम होगा। ठीक है, किसी भी राज्य का जो दूसरा राज्य होगा जिसकी बॉर्डर उसको टच करती होगी वो हमेशा क्या होगा, शत्रु होगा। ठीक है, यही स्थिति कहां होती है, यही स्थिति नीचे होती है। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक शत्रु होगा सबसे पहले, पीछे की राज्यों की बात कर रहा हूं, फिर से एक मित्र होगा। ठीक है, फिर से शत्रु होगा और फिर से मित्र होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ये समझ में आ गया आपके कि बिजुगिसु के सामने वाले कौन कौन से राज्य होते हैं, बिजुगिसु के पीछे वाले कौन कौन से राज्य होते हैं। अब
इनको क्या बोला जाता है वो समझ लेते हैं। तो सामने वाले राज्य मैंने यहां पर लिख लिया है। तो सबसे पहले इनको आर्य बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इनको आर्य बोला जाता है, ठीक है। ये जो शत्रु होते हैं आर्य बोला जाता है, जो बीजू गिस्सू से लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आर्य से लगे होते हैं इनको मित्र बोला जाता है, ठीक है। फिर मित्र के बाद क्या होता है? आर्य मित्र लगे होते हैं। आपको याद रखना है आर्य मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। आर्य मित्र होते हैं। आर्य मित्र के बाद मित्र मित्र होते हैं, ठीक है। मित्र मित्र होते हैं और मित्र के बाद जो होता है अंतिम में आर्य मित्र मित्र होता है। क्या होता है? आर्य मित्र मित्र होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि यहां समझ नहीं आ रहा होगा तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। क्रम वही है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर शत्रु आर्य हो गया, मित्र मित्र हो गया, शत्रु मित्र हो गया, ये चीजें हो गई। इसी तरह जो पीछे के राज्य होते हैं ये होते हैं पाषाणग्राह। क्या होते हैं? पाषाणग्राह होते हैं, ठीक है। पाषाणग्राह होते हैं। पाषाणग्राह के बाद आक्रांत होते हैं, ठीक है। आक्रांत होते हैं, ठीक है। आक्रांत के बाद पाषाणग्राह सार होते हैं। क्या होते हैं? पाषाणग्राह सार होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आक्रांत सार होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पूरा होता है एक मंडल। अभी मंडल पूरा नहीं हुआ है। अब यहां पर क्या विशेष चीज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। ये राज्य समझ में आ गए, इतने राज्यों का एक संघ हो गया। उसके बाद क्या होता है? एक राज्य होता है मध्यम राज्य। मध्यम राज्य कौन होता है? जब शत्रु जस्ट विजुगिसी शामिल होगा, ठीक है। और विजुगिसी के बाद उसका जो शत्रु होगा, उसका पड़ोसी होगा शत्रु, ठीक है। इन दोनों से जिसकी बॉर्डर टच करती होगी, ठीक है। मतलब मध्यम एक ऐसा राज्य कहलाएगा जिसकी बॉर्डर विजुगिसी के पड़ोसी वाले राज्य से भी मिलती होगी और विजुगिसी से भी मिलती होगी, ठीक है। जैसे यहां पर मध्यम राज्य बनेगा वैसे पीछे वालों में भी मध्यम राज्य बनेगा, ठीक है। यहां पर भी मध्यम राज्य बनेगा। और मध्यम राज्य का क्या मतलब है? कि जिसकी सीमा विजुगिसी से भी मिलती होगी और पड़ोसी वाले राज्य से भी मिलती होगी, उसके शत्रु से मिलती होगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद होता है एक उदासीन राज्य। उदासीन राज्य क्या होता है? कि इन सब राज्यों से अलग जो दूर एक देश राज्य होता है, ठीक है, उदासीन होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर ये जो मध्यम राज्य होता है ये विजुगिसी से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा और आर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। और ये जो उदासीन वाला राज्य होगा ये सारे राज्यों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका मंडल एक। और इसी मंडल के आधार पर कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जब बात आगे बढ़ाते हैं, यहां तक की चीजें समझ में आ गई मंडल सिद्धांत में किस तरह से और कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह पूरा एक ग्राफ आपको लिखा मिल जाएगा जो मैंने बताया। विजुगिसी होता है यहां पर, देखिए। और ये मध्यम होता है, मध्यम होता है। ये आर्य होता है, ये मित्र होता है, आर्य मित्र होता है, मित्र मित्र होता है, आर्य मित्र मित्र होता है। उसके बाद पाषाणग्राह होता है, आक्रांत होता है, पाषाणग्राह सार होता है और आक्रांत सार होता है, ठीक है। ये पूरा चार्ट है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जितने राज्य उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौटिल्य ने इन्हीं को मिलाकर 4 तरह के मंडल बनाए हैं, ठीक है। इन्हीं सबको मिलाकर 4 तरह के मंडल बनाए हैं। प्रथम मंडल में कौन कौन आता है? प्रथम मंडल में विजुगिसु और उसके मित्र आते हैं। कौन आता है? विजुगिसी और उसके मित्र आते हैं। द्वितीय मंडल में कौन आता है? आर्य और उसके मित्र आते हैं। ये मंडल आपको लिखना है एग्जाम में, जो मैंने पहले बताया सिद्धांत वो भी बताना है। तृतीय मंडल में कौन आता है? तृतीय मंडल में मध्यम और सहयोगी आते हैं उसके। मध्यम कौन से राज्य हैं वो मैंने आपको बता दिया। और चतुर्थ मंडल में आते हैं उदासीन राज्य और उसके सहयोगी राज्य, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। कि प्रथम मंडल में कौन कौन आता है? तो विजुगिसु आता है, उसके मित्र आते हैं। द्वितीय मंडल में आर्य और उसके मित्र आते हैं। तृतीय मंडल में मध्यम और उसके सहयोगी आते हैं। और चतुर्थ मंडल में उदासीन और उसके सहयोगी राज्य आते हैं सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब बात करते हैं मंडल सिद्धांत की आलोचना या मूल्यांकन। ये आपसे 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या कौन कैसे आलोचना की गई है वो मैं आपको बताता हूं। पहली आलोचना है भौगोलिक दृष्टि से महत्व समाप्त हो गया। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि राज्यों के लिए, जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे, मगध अपने भारत के अंदर ही विस्तार कर रहा था। ठीक है, तो देखा जाए तो अब भौगोलिक दृष्टि से सारे भारत को एक कर दिया गया है, भारत को एक मान लिया गया है। ठीक है, भारत एक राज्य हो गया है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो जो अलग अलग राज्यों के लिए सिद्धांत बना हुआ था, तो भौगोलिक दृष्टि से वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हो गई हैं? क्योंकि उन्होंने राज्य राज्य के बीच बताया था सारी चीजें। ठीक है ना, अंतरराज्यीय संबंध मैंने आपको बताया था कि मंडल सिद्धांत में एक शब्द याद रखना है, अंतरराज्यीय सिद्धांत, ना कि अंतरराज्यीय संबंध बने थे, ना कि अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, पड़ोसी देश एक दूसरे के शत्रु नहीं। उस समय क्या बोलते थे कौटिल्य? मैंने आपको बताया कि कौटिल्य बोलते थे कि जो पड़ोसी होते हैं, कौन होते हैं? जो पड़ोसी होते हैं वो हमेशा दुश्मन होते हैं। ठीक है, हमेशा दुश्मन होते हैं, ऐसा कौटिल्य ने कहा। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखने वाली चीज आपके लिए यह हो जाती है कि अब वर्तमान समय में देख लीजिए तो पनामा जैसे जो राज्य हैं, देश हैं, कौन? पनामा जैसे जो देश हैं। ठीक है, पनामा जैसे, या ये समझ लीजिए, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं अपने भारत के संदर्भ में ही बता देता हूं। अब आप बताइए कि भूटान भारत का दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन भूटान हमारा पड़ोसी देश तो है। ठीक है, और जब भूटान हमारा पड़ोसी देश है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिस तरह कौटिल्य कहता था कि पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में। तो दूसरी आलोचना क्या हो गई कि कौटिल्य ने यह बोला कि हमेशा बॉर्डर वाले जो देश होते हैं वो दुश्मन होते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? केवल सीमा के आधार पर संबंधों का निर्धारण नहीं किया जाता। ठीक है, कौटिल्य के समय पर आप मान सकते हैं कि राज्य विस्तार की पद्धति बताई गई थी। ठीक है, राज्य विस्तार को ज्यादा महत्व दिया गया था, भूमि को ज्यादा महत्व दिया जाता था एक देश के दूसरे देश के रिलेशन के साथ। लेकिन आज की परिस्थिति में क्या है? आज की परिस्थिति में ग्लोबलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है और लिबरलाइजेशन भी है, जीपीएल, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा भी संबंध बनाए जाते हैं, संस्कृत के हिसाब से भी संबंध बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल सीमा के आधार पर संबंध निर्धारण नहीं होते हैं। ठीक है, चौथा बिंदु क्या है? बिजुगिसु राज्य का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? अब आज के समय में देखिए, जो रसिया और यूक्रेन का अभी वर्तमान समय में जो युद्ध चल रहा है, उसमें यदि रसिया बिजुगिसु है तो आप देखेंगे कि यूएनओ कई तरह के रुकावट लगा रही है रूस के ऊपर। ठीक है, यूएनओ जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि कर रही है। यदि कोई देश बिजुगिसु बनता है, क्या बन जाता है? बिजुगिसु बन जाता है। तो बिजुगिसी बनने पर क्या होता है? बिजुगिसी बनने पर एक चीज हो जाती है कि यदि आज कोई भी राज्य, बिजुगिसी का मतलब समझ लिए, जो राज्य विस्तार करने वाला होता है, जो केंद्र में होता है, वो बिजुगिसी कहलाता है। तो आज के टाइम पर यदि कोई राज्य बिजुगिसी बनता है तो वो उसको बिजुगिसी बनकर नहीं रह सकता। तो इन चार बिंदुओं पर आप आलोचना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं षटगुण सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? षटगुण सिद्धांत के बारे में। अब षटगुण सिद्धांत क्या है? मैंने आपको बताया कि किसको, मंडल सिद्धांत को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए यह षटगुण सिद्धांत आया। ठीक है, षटगुण सिद्धांत में भी आपको वही चीज याद रखनी है। षटगुण सिद्धांत में दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? पहला, कमजोर राज्य याद रखना है। ठीक है, कमजोर राज्य होंगे कोई ना कोई। ठीक है, और दूसरा शक्तिशाली राज्य होगा। ठीक है, शक्तिशाली राज्य होगा।
तो इन्हीं राज्यों के लिए, शक्तिशाली और कमजोर राज्यों के लिए ही कौन काम करता है? षटगुण सिद्धांत काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले संधि की। संधि कौन से देश करते हैं? तो आपको याद रखना है कि संधि हमेशा कमजोर देश करते हैं। कौन से करते हैं? एक देश यदि दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा है, जो कमजोर राज्य होते हैं वही संधि करेंगे। वही, क्योंकि संधि का मतलब यहां पर क्या होता है? संधि का मतलब समझौते से होता है। ठीक है, किसी ना किसी तो जो कमजोर राज्य होंगे वही संधि करेंगे। ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए एक उदाहरण बताता हूं। जब मराठा अंग्रेज का प्रथम युद्ध हुआ था, किसका किसका? मराठा और अंग्रेजों का प्रथम युद्ध हुआ था, तो हैदर अली ने, ठीक है, हैदर अली के साथ अंग्रेजों ने उस समय संधि कर ली थी। क्यों अंग्रेजों ने संधि कर ली थी? क्योंकि उस समय अंग्रेज मतलब थोड़ा सा कमजोर। अब बात करते हैं हम किसकी? विग्रह की। जब विग्रह की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि विग्रह हमेशा शक्तिशाली राज्य के साथ शक्तिशाली राज्य करता है। ठीक है, अब जो शक्तिशाली होगा उसी की तो हिम्मत पड़ेगी कि तोड़ देगा, जाओ भैया जो आपको करना है करो। ठीक है, तो शक्तिशाली राज्य क्या करता है? विग्रह करता है। जब आप मराठा युद्ध में, प्रथम युद्ध के बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ युद्ध में मराठा अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें आपने देखा होगा तो अंग्रेजों ने हमेशा संधि तोड़ी, विग्रह करी। ठीक है, तो विग्रह किसके द्वारा किया जाता है? तो शक्तिशाली राज्यों के द्वारा किया जाता है। यान का मतलब क्या होता है? यान का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, और आक्रमण क्यों किया जाता है? तो आक्रमण किया जाता है राज्य विस्तार के लिए। क्यों किया जाता है? तो राज्य विस्तार के लिए आक्रमण किया जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यान समझ में आ गया। आसन का क्या मतलब होता है? आसन का मतलब होता है सीधा सा प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना, रुक जाना। ऐसा लगता है यदि किसको, एक राज्य को ऐसा लगता है कि दूसरे राज्य से को जीतने के लिए अभी कुछ देर के लिए हमें रुक जाना होगा, रुक जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। और कुछ देर रुकने के बाद वो फिर क्या करता है? आक्रमण करता है दूसरे राज्य पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आसन। ठीक है, संश्रय की बात बताएं तो इसका मतलब होता है आश्रय। ठीक है, आश्रय कौन देगा? आश्रय हमेशा शक्तिशाली राज्य देगा। किसको? कमजोर राज्यों को। कौन देगा? शक्तिशाली राज्य जो है वो कमजोर राज्यों को आश्रय प्रदान करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आश्रय प्रदान करेगा। और आश्रय कैसे दिया जाता है? बोला जाता है कि साहब हम अब आपके लालन पोषण में, मतलब आप ही हमें जिस तरह से पालोगे तो हम रहेंगे। अंग्रेजों के टाइम में कई राजाओं ने ऐसा किया था, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं द्वैधी भाव की। द्वैधी भाव क्या कहलाता है? एक राजा के साथ संधि करके और दूसरे राजा के साथ विग्रह का भाव जो रखा जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है द्वैधी भाव। ठीक है, एक राज्य के साथ, जैसे एक ए राजा हो गया, ठीक है, और दूसरा बी राजा हो गया। ठीक है, अब ए राजा जो है वो एक के साथ संधि करेगा, मतलब बी के साथ संधि करेगा। और यहां समझ लीजिए जो ये दो तीसरा राज्य है, इसके साथ क्या करेगा? इसके साथ ये विग्रह करेगा और इसके साथ संधि करेगा। ठीक है, वो तो समय परिस्थितियों के हिसाब से। आज भी जब अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के बारे में समझेंगे, तो वहां पर यह चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम किसकी? चतुर्गुण षटगुण सिद्धांत के जो है वो क्या होते हैं? षटगुण सिद्धांत के पालन के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 4 उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का उपयोग हमेशा आप अपने शब्दावली में जब स्टेटमेंट देते हैं तब करते हैं। कौन कौन से ये 4 शब्द हैं? साम, दाम, दंड, भेद। आप हमेशा कहते हैं कि हम MPPSC हर हालत में निकालेंगे, चाहे हमें साम, दाम, दंड, भेद किसी का भी प्रयोग करना पड़े, हर स्थिति में हम ये निकालने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो साम और दाम होते हैं, ठीक है, साम और दाम जो होते हैं इसका उपयोग, ठीक है, साम और दाम होते हैं, इसका उपयोग हमेशा कौन करता है? इसका उपयोग हमेशा कमजोर राज्य वाले करते हैं। कौन करता है? कमजोर राज्य करते हैं। ठीक है,
ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो साम और दाम होते हैं इसका उपयोग हमेशा कमजोर राज्य करते हैं, ठीक है। निर्बल राज्य, इन्हीं को क्या बोला जा सकता है, इन्हीं को बोला जा सकता है निर्बल राज्य। क्या बोला जा सकता है, निर्बल राज्य बोला जा सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, कमजोर करते हैं। अब समझते हैं साम क्या होता है। साम का सीधा सा मतलब होता है समझौता, ठीक है। अब जो कमजोर होगा वही तो समझौता करेगा, आप खुद समझिए। जो शक्तिशाली होगा वो समझौता क्यों करेगा, समझौते का मतलब होता है सीधा सीधा कंप्रोमाइज करना। जो शक्तिशाली होगा वो कंप्रोमाइज क्यों करेगा। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जब अंग्रेज कमजोर हुआ करते थे, ठीक है ना, तो जहांगीर के समय पर टॉमस रो को भेजा था कि भैया समझौता करके और व्यापार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भारतीय राजकों से, भारतीय शासकों से लड़ सकें, ठीक है। तो ये साम कहला गया। साम अब आपके समझ में आ गया होगा। दाम का मतलब क्या होता है कि किसी तरह शक्तिशाली देश को धन देकर, ठीक है, क्या शक्तिशाली राज्य जो हैं उनको धन देकर और किसी भी तरीके का संधि या समझौता कर लेना, ठीक है। तो ये दाम कहलाता है। अब दाम का कैसे आप याद रख सकते हैं, तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को क्या दे दिया, उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। और दीवानी का मतलब क्या था, दीवानी का मतलब वही था कि अंग्रेज अधिक से अधिक वहां से धन कमा सके। तो आपको समझ में आ गया, जो कमजोर राजा होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो साम और दाम दोनों चीजें आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दंड और भेद की। आपको याद रखना है कि जो दंड और भेद होता है, क्या होता है, जो दंड और भेद होता है ये हमेशा शक्तिशाली राजाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, हमेशा शक्तिशाली राजाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो शक्तिशाली राजा होगा, समझ लीजिए कि ए, ठीक है, एक शक्तिशाली राजा है और बी एक निर्बल राजा है, ठीक है ना। तो इसको ये दंड देके और अपने राज्य में या किसी भी तरीके से हमेशा एक थप्पड़ मार के कहता रहेगा। जैसे पाकिस्तान, ठीक है ना, अमेरिका हमेशा एक थप्पड़ मारता है और बोलता है भैया ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम दंड दे देंगे, हम आपको गैस नहीं देंगे, हम आपको तेल नहीं देंगे, ये सारी चीजें बोलता है, ठीक है ना। तो दंड हमेशा कौन देगा, तो शक्तिशाली राजा जो है वो हमेशा दंड देगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद भेद का मतलब क्या होता है, भेद का मतलब होता है चुगली करना, सीधी सी बात है, ठीक है। चुगली करने का मतलब क्या होता है कि भैया एक राज्य दूसरे राज्य, अब जैसे चार दोस्त हैं तो जो शक्तिशाली होगा वही तो चुगली करने की हिम्मत रखेगा। यदि मेरे बारे में समझ लीजिए कि एक कोई राजा है और वो शक्तिशाली राजा है, ठीक है, एक कोई राजा है, कोई शक्तिशाली राजा है, इसी तरह बी और सी है, ठीक है। तो जो ए राजा है, शक्तिशाली राजा है, वो सी के बारे में बी से बोलेगा और दिमाग में ये रखेगा कि ठीक है इसको पता भी चल जाएगा तो मेरा क्या कर लेगा। एक जनरल भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो भेद भी कौन करता है, तो शक्तिशाली राजा करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम गुप्तचर व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं, गुप्तचर व्यवस्था की। गुप्तचर व्यवस्था में कहा जाता है कि कौटिल्य बहुत ही अधिक अपनी शक्ति रखते थे। गुप्तचर के माध्यम से वो कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंचा देते थे कि केवल गुप्तचरों का ही प्रयोग करके राजा को इतना कमजोर कर दिया करते थे कि वो गिड़गिड़ाता हुआ मगध के पास आता था कि साहब हमें मिला लो या लालन पोषण कर लो हमारा, इस टाइप की स्थिति हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कौटिल्य जो है अपने गुप्तचरों का प्रयोग करते थे। अब यहां पर देखते हैं कि कौटिल्य के हिसाब से कौन कौन से गुप्तचर बताए गए हैं। तो कौटिल्य के हिसाब से 3 तरह के गुप्तचर बताए गए हैं। स्थायी गुप्तचर बताया गया है, संचार गुप्तचर बताया गया है और अन्य गुप्तचर बताया गया है। ये कोई ऐसा प्रकार नहीं है अन्य वाला, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। आप कॉपी में भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब स्थायी गुप्तचर कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। संचार गुप्तचर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और जो अन्य गुप्तचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विष कन्या कहलाती हैं, ठीक है। अब कहां से शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं स्थायी गुप्तचर से। अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो ये स्थायी गुप्तचर हैं, ठीक है,
ये एक शब्द देके आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे देगा कपाटिक, कपाटिक के बारे में लिखने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कपाटिक क्या है, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद उदा स्थित दे सकता है, वैदेहक शब्द दे देगा, वैदेहक गुप्तचर के बारे में लिखिए। जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आप इधर उधर की बातें लिखेंगे, इसके कारण दूसरे क्वेश्चंस में भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम एक एक गुप्तचर को समझ लेते हैं। ये जो कपाटिक गुप्तचर होता है ये संबंधित होता है विद्यार्थी से। किससे संबंधित होता है? विद्यार्थी से। इसका मतलब ये होता है कि कपाटिक गुप्तचर विद्यार्थी के रूप पर जाकर कहीं भी रहते थे। अब समझ लीजिए, इंदौर में यदि किसी के बारे में पता करना है तो वो इंदौर में विद्यार्थी बनकर रहेंगे, ठीक है, किसी एक जगह पर, और वहां की सारी जानकारी अपने राज्य को भेज देंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कपाटिक गुप्तचर कहलाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। फिर दूसरे गुप्तचर की बात करते हैं, उदा स्थित गुप्तचर कौन कहलाता है? तो जो छोटे छोटे सन्यासी रूप में रहते हैं, ठीक है, साधु सन्यासी जो रहते हैं, छोटे साधु सन्यासी। कौन से? छोटे साधु सन्यासी जो रहते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उदा स्थित गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सन्यासी के रूप में गुप्तचर का काम करते हैं। उसके बाद गृहपथिक गुप्तचर क्या कहलाता है? तो गरीब किसानों के रूप में बनकर गुप्तचर का काम करते हैं। गरीब किसान के रूप में बनकर गुप्तचर का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है गृहपथिक क्या कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद वैदेहक गुप्तचर कौन कहलाते हैं? तो वैदेहक गुप्तचर कहलाते हैं जो छोटे, ठीक है, छोटे व्यापारी के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? छोटे व्यापारी के रूप में काम करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वैदेहक गुप्तचर कहलाते हैं। मैं आपसे एक बार फिर बता दूं, ये 3 नंबर में क्वेश्चन सीधा यही शब्द देकर पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं तापस गुप्तचर की, तो तापस गुप्तचर क्या कहलाते हैं? तापस गुप्तचर कहलाते हैं बड़े साधु सन्यासी जो होते हैं, जिनका बड़ा सम्मान होता है। बड़े साधु सन्यासी जो होते हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो तापस गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कपाटिक गुप्तचर किससे संबंधित होते हैं? कपाटिक गुप्तचर विद्यार्थी से संबंधित होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वैदेहक गुप्तचर किससे संबंधित होते हैं? तो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी बनकर गुप्तचर का काम करते हैं। उदा स्थित गुप्तचर कौन कहलाते हैं? तो छोटे साधु सन्यासी जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तापस गुप्तचर में बड़े सन्यासी आते हैं और वो गुप्तचर के रूप में, और गृहपथिक जो गुप्तचर होते हैं ये गरीब किसान के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संचार गुप्तचर की, ठीक है। तो पहला क्या होता है? सत्री गुप्तचर। सत्री गुप्तचर कौन कहलाते हैं? तो जो जादू टोना से संबंधित होते हैं, ठीक है, जादू टोना करते हैं जो गुप्तचर। अब उनका अलग सिस्टम होगा, सारा विचार करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो जादू टोना करने वाले होते हैं वो सत्री गुप्तचर कहलाते हैं। उसके बाद तीक्ष्ण गुप्तचर कौन कहलाते हैं? ठीक है, तीक्ष्ण गुप्तचर वो कहलाते हैं कि इनको कुछ भी बोल दो, यदि आप पैसे दे दोगे, ठीक है ना, जैसे पैसे दे के आपको कुछ करवाना है, कहीं जहर मिलवाना है या कुछ इस टाइप का, तो पैसे देकर लेकर ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रसद होते हैं ये थोड़ा सा ये तीक्ष्ण गुप्तचर से ज्यादा वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए 50 लोगों को मरवाना है तो इनको आप पैसे दे दीजिए, ठीक है, इनको आप पैसे दे दीजिए और 50 लोगों को मरवा दीजिए, ठीक है, 50 लोगों को मरवा दीजिए। तो ये क्या कहलाते हैं? रसद कहलाता है। और ये जो परिव्राजिका कहलाती हैं गुप्तचर, इसमें क्या होता है? महिलाएं होती हैं। कौन होता है? महिलाएं होती हैं। परिव्राजिका गुप्तचर में महिलाएं होती हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं घरों में काम करती हैं या हॉस्पिटल में किसी काम कर ली महिलाएं नर्स के रूप में, इस तरह से काम करके और सारी खबरें अपने राज्य को दिया करती थी। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो गुप्तचर हैं इनसे 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विष कन्या की। मैंने कल की क्लास में बताया था और आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौटिल्य विष बनाने में बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। वो इस तरह का विष बनाने की शक्ति रखते थे कि
आप सोचें कि किसी की डेथ 1 हफ्ते बाद हो तो वो ऐसा विष बना देंगे कि उसकी डेथ 1 हफ्ते बाद होगी। यदि कौटिल्य ये सोचें कि 15 दिन बाद किसी की डेथ हो तो ऐसा विष बना देंगे कि उसकी डेथ 15 दिन बाद होगी। कल जब मैं एक कहानी सिकंदर के बारे में बता रहा था तो वहां पर मैंने एक बात का जिक्र किया था कि सिकंदर का भारत लौटने से लगभग 1 या 1.5 महीने बाद पेट में दर्द उठने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कौटिल्य ने ऐसा विष दिया था सिकंदर को, उसी विष के कारण उनकी डेथ हो गई। ये मेरा कहना नहीं है, ना मेरा मानना है, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कुछ विष कन्या के रूप में। जब ऊपर के गुप्तचर, जितना मैंने बताया, संचार गुप्तचर के बारे में आपको बताया, स्थायी गुप्तचर के बारे में बताया, जब ये काम नहीं करते हैं अंतिम में विष कन्या को बुलाया जाता है। और विष कन्या क्या होती है? विष कन्या आप ऐसा समझ लीजिए कि इन्हें जन्म से कौटिल्य, ठीक है ना, जन्म से विष देकर इन्हें विष कन्या बनाया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा सुंदर कन्याओं को ही बचपन से ही विष देकर विष कन्या बना दिया करते थे, ठीक है। तो ये विष कन्या के रूप में गुप्तचर। और मान लीजिए किसी राजा को बनाना है, आप अभी देखते होंगे कई हनी ट्रैप का मामला कई दिन आता है। तो हनी ट्रैप का मतलब क्या है? ऐसा ही है, ट्रैप करते हैं। तो राजा को भी जब उस समय पर ट्रैप करना रहता होगा तो इसी तरह की सुंदर विष कन्याएं जाकर उन्हें ट्रैप करती थी, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई, सारे चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौटिल्य का जो है न्याय संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा है, देख लेते हैं। न्यायालय को 2 भागों में बांटा था कौटिल्य ने। एक को बांटा था धर्म स्थायी न्यायालय के रूप में और दूसरे को कंटक शोधन न्यायालय के रूप में। धर्म स्थायी न्यायालय क्या कहलाता है? दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में किस तरह के वाद सुने जाते हैं? तो जैसे जमीन से संबंधित वाद हो गए या कुछ इस तरीके के जो वाद होते हैं वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत सुने जाते हैं। और इनका प्रमुख कौन होता है? तो धर्मस्थ होता है। हो सकता है आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि धर्मस्थ कौन है? 3 नंबर में केवल धर्मस्थ दे दे, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कंटक शोधन न्यायालय हुआ करते थे। कौन होते थे ये? फौजदारी न्यायालय हुआ करते थे, ठीक है, फौजदारी न्यायालय। और इनका प्रमुख कौन होता था? प्रादेशिक। हो सकता है आपसे पूछ ले 3 नंबर में कि प्रादेशिक क्या कहलाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है न्यायालय से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौटिल्य के भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ बातें करते हैं। कौटिल्य कहते थे कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? कौटिल्य क्या बोलते थे कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? तो वो बोलते थे कि नैतिकता की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? नैतिकता की कमी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे हो रहा है? नैतिकता की कमी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं कि भ्रष्टाचार वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के जीभ में, क्या? किसी व्यक्ति के जीभ में शहद, जीभ के अगले भाग में शहद और विष लगा दिया जाए, ठीक है, और वह बिना चखे हुए नहीं रह सकता। यह असंभव है कि किसी व्यक्ति के जीभ में शहद या विष लगा दिया जाए और उसको वह बिना चखे हुए रहे। ये असंभव है जिस तरीके से, उसी तरीके से किसी व्यक्ति को राजकोष में, किसमें? राजकोष की यदि आपने जिम्मेदारी दे दी है और वह राजकोष का, ठीक है, अनैतिक रूप से उपयोग ना करे, ठीक है ना, ये भी उसी तरह असंभव है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद भ्रष्टाचार की जांच के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? जांच के संदर्भ में कौटिल्य क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच करना उतना ही कठिन है जैसे समुद्र में जो मछलियां रहती हैं, ठीक है, जो समुद्र में जो मछलियां रहती हैं उन मछलियों में आप बता दो कि इस मछली ने समुद्र का पानी नहीं पिया है और इस मछली ने समुद्र का पानी पिया है, जो एक तरह का बिल्कुल असंभव है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करना भी उसी तरह टफ होता है जैसे समुद्र में रहने वाली मछलियों में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी मछली ने समुद्र का पानी पिया है और कौन सी मछली ने समुद्र का पानी नहीं पिया है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार से संबंधित ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना 2 स्टेटमेंट आप लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना से। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौटिल्य और हालांकि कौटिल्य मैकियावेली के बाद था, ठीक है, कौटिल्य पहले के थे, ठीक है, मैकियावेली बाद का था, फिर भी पश्चिमी सभ्यता है, मैकियावेली को कौटिल्य से श्रेष्ठ बताया जाता है, ठीक है। वो सब अपनी विवादित विषय है, उस पर अपन क्यों पढ़े। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों की तुलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। एक बार याद रखिएगा कि जब भी किसी से तुलना की जाती है तो वहां पर आपको दोनों चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है? एक समानताओं के बारे में भी आपको लिखना होगा। किसके बारे में लिखना होगा? समानताओं के बारे में भी उनके लिखना होगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, असमानताओं के बारे में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। जब भी आपसे तुलना पूछी जाए तब आपको दोनों बातें याद रखनी है। समानताओं के बारे में भी आपको लिखना है और असमानताओं के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं? तुलना में समानताएं देखते हैं। तो राजतंत्र का समर्थन है कौन कौन? कौटिल्य और मैकियावेली। मैंने कल भी बताया था और आज भी एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको याद रखना है कि लोकतंत्र के ये समर्थक नहीं थे। भले ही ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लोकतंत्र का समर्थन इन्होंने नहीं किया था, राजतंत्र का। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि कौटिल्य का राजा कैसा होना चाहिए, कौटिल्य के राजा की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। राजा संप्रभु होता है। संप्रभुता की बात किससे की गई है? राजा की संप्रभुता से की गई है, ठीक है। राजा संप्रभु होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ कौन संप्रभु है? जनता है हमारे भारत देश में। उस समय पर राजा संप्रभु है। ये दोनों चीजें किसने बोली है? मैकियावेली भी यही बोलता है और कौटिल्य भी यही बोलता है, ठीक है। फिर राज्य की एकता पर बल दिया गया है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि राज्य की एकता पर बल दिया जाएगा क्योंकि दोनों ही राज्य के विस्तार के समर्थन करते थे और राज्य का विस्तार तभी हो सकता है जब राज्य की एकता पर बल होगा, राज्य का कोष भी ठीक होगा, ठीक है, और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। राज्य के विस्तार का समर्थन मैंने अभी बताया, दोनों राज्य करते थे। युद्ध की आवश्यकता पर बल। स्वाभाविक बात है कि जब विस्तार पर दोनों मैकियावेली और कौटिल्य जोर दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि विस्तार कैसे होगा? तो विस्तार युद्ध के माध्यम से ही होगा, ठीक है ना। तो जब ये विस्तार का समर्थन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये युद्ध की आवश्यकता पर बल भी देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दृढ़ राष्ट्रवादी, ठीक है। जब मैं कल कहानी बता रहा था आपको सिकंदर के लिए किस तरह से कूटनीति का कौटिल्य ने प्रयोग किया था, ठीक है। मैकियावेली भी राष्ट्रवादी थे और कौटिल्य भी, ठीक है। पड़ोसी राज्य शत्रु होते हैं। अभी जब मैं मंडल सिद्धांत के बारे में आपको बता रहा था तो मैं बता रहा था कि कौटिल्य ने क्या बोला था कि भैया पड़ोसी हमेशा दुश्मन होते हैं, हमेशा शत्रु होते हैं। यही बात किसने बोली है? मैकियावेली ने बोली है। शांति और सुरक्षा शक्ति द्वारा स्थापित होती है, ठीक है। अब जैसे जो परमाणु शक्ति वाले देश हैं, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, BOP होता है। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर। मतलब क्या? बिना युद्ध लड़े युद्ध चलता रहता है। उसने एक परमाणु बम बनाया तो दूसरा 2 बना लेगा, एक ने 3 बनाया तो ये 4 बनाएगा, वो 5 बनाएगा तो ये 8 बनाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे बल्कि अपनी शक्ति दिखाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था के दोनों समर्थक थे। कौटिल्य के गुप्तचर के बारे में अभी हमने विस्तार से पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोनों के बीच में हमने समानताएं देख ली। अब हम बात करते हैं असमानताओं के बारे में। असमानताओं के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो बात करते हैं। तो आचार्य ब्रह्मचारी जैसे गुण किसमें थे? कौटिल्य में। लेकिन ये ना तो धर्म का पंडित था न ब्रह्मचारी था। ऐसा समझ लीजिए कि आज के समय पर जो आपको मॉडर्न लेखक मिल जाएं, ठीक है ना, मतलब बढ़िया बैठ के और इधर पैक बन रहे हैं और बढ़िया आराम से जो लिखे, उस टाइप का कौन था? मैकियावेली था, ठीक है। जबकि जो कौटिल्य थे वो आचार्य थे, इनमें ब्रह्मचारी के गुण थे, ये सारी चीजें थी। फिर ग्रंथ में संपूर्ण राजनीति मानव जाति का वर्णन किया गया है, ठीक है। मतलब राजनीति के साथ अर्थशास्त्र का भी वर्णन किया गया है, नैतिकता के साथ व्यक्ति को कैसे जिंदा रहना चाहिए, ठीक है, राजा के साथ कैसे संपर्क होने चाहिए जनता के, इन सारे विषयों को कवर अप किया गया है। लेकिन
कौटिल्य में क्या किया गया है, केवल राजनीति का वर्णन, मैकियावेली ने केवल राजनीति का वर्णन किया है, ठीक है ना। राज्य पर व्यापक प्रभाव का व्यक्तित्व थे कौन, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी ये राज्य के प्रमुख रहे हैं, ठीक है, प्रमुख सलाहकार रहे हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बने हैं तो वो भी सलाहकार रहे हैं, ठीक है, उनके भी सलाहकार रहे हैं। जबकि इनका राजा से कहीं तक कोई लेना देना नहीं था। व्यक्तित्व के मामले में मैकियावेली पूर्णतः असफल व्यक्ति माने जाते हैं। धर्म का पालन किया था इन्होंने, बिल्कुल किया था, मैंने अभी बताया भी था कुछ देर पहले, और ये धर्म के विरुद्ध थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य दर्शन की बात करते हैं। तो व्यापक राज्य की तुलना की गई है, शासन का वर्णन किया गया है, जबकि मैकियावेली के द्वारा राज्य की केवल सुरक्षा के बारे में बात की गई है, ठीक है। कौटिल्य का राजा शिक्षित हुआ करता था, जबकि मैकियावेली ने राजा की शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करी। यहां तक कि कौटिल्य ने अपने राजा के लिए 16 घड़ियां बना रखी थी, ठीक है। एक घड़ी कितने में, 1.5 घंटे की होती थी एक घड़ी, और सोने के लिए केवल 3 घंटे डिसाइड किया था राजा को, सोने के लिए कौटिल्य ने कितने घंटे, 3 घंटे। जबकि जब आप मैकियावेली को पढ़ेंगे तो उसमें घड़ी टाइप की कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना तो राजा के शिक्षा से संबंधित कोई बात की गई थी, ठीक है। युद्ध कूटनीति केवल कौटिल्य ने बताई है, ठीक है, जबकि युद्ध कूटनीति की तुलना मैकियावेली के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। तो तुलना असमानता भी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजनीतिक विचारकों के रूप में कौटिल्य का महत्व। राजनीतिक विचारकों के रूप में कौटिल्य के महत्व को कैसे समझ सकते हैं, तो एक नजर पर वो देख लेते हैं। सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया था, जब उद्देश्य बता रहा था तो वहां पर बताया था। लोक कल्याणकारी राज्य शब्द सुनते ही आपको धोखा बिल्कुल नहीं खाना है कि कौटिल्य लोकतंत्र के समर्थक थे, ठीक है, ये धोखा आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के जनक, कौटिल्य के समय पर बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, और वो खुद सनातनी थे। तो ऐसा नहीं था कि वो सनातनी थे तो बौद्ध धर्म की बुराई करते थे, वो सनातनी थे तो जैन धर्म की बुराई करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सभी धर्मों को बराबर महत्व देते थे। और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पढ़ते हैं तो पंथ निरपेक्ष एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब यही है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। तो कौटिल्य भी सभी धर्मों को एक मानते थे, ठीक है। धर्म निरपेक्षता का जनक किसे माना जाता है, तो कौटिल्य को माना जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र से पृथक करने का कार्य, ठीक है ना। अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या किया है कि ऐसा नहीं है कि उसमें अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं की गई, अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है, लेकिन उन्होंने राजनीति से अलग करके अर्थशास्त्र की चर्चा की है, ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था जो इस समय नीति आयोग है, और नीति आयोग से पहले क्या था, नीति आयोग से पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थीं, उन्हीं योजनाओं के आधार पर यह नियोजित अर्थव्यवस्था काम करती थी, ठीक है। फिर राज्य शक्ति का संचय करे, ठीक है, राज्य शक्ति का संचय करे, ठीक है, सैनिकों की संख्या बढ़ाए, ठीक है, दंड कहते थे ये सेना को, याद रखना है। धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया है, कौटिल्य धर्म को अलग करते हैं और राजनीति दोनों का मिश्रण करने के विरोधी हैं कि दोनों एक साथ आकर काम नहीं कर सकते। दंड नीति और राजनीति की प्रधानता, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, दंड नीति, सैनिकों की संख्या भी आगे बढ़ानी चाहिए और राजनीति की भी प्रधानता बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई सारी। कौटिल्य के बारे में लगभग जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमने आपको दे दी 2 क्लासेस में। यदि आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आराम से देखिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।